हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट IAS प्रहलाद चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 2030 मई 2022 में जो रिजल्ट आया था उसमें हिंदी मीडियम के से मेरा 104वीं रैंक आई थी। तो मुझे भी सी सेट में बहुत बार प्रॉब्लम्स आई थी माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स हमने फेस की थी। तो उन सभी को लेकर आज हम बात करेंगे कि सी सेट से कैसे निपटा जाए। डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी में मैंने जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था वो दिया था 2018। तो जो मेरा अटैम्प्ट था 2018, उसके बाद 19, 20 एंड 21 का जो रिजल्ट आया था 2022 30 मई 2022 को, और उसमें मेरी 104वीं रैंक आई थी हिंदी मीडियम के द्वारा। तो प्रेजेंट में मैं एक IAS अधिकारी हूँ। तो इस पूरी जर्नी में मेरा 2018 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था। इसका एक बड़ा रीजन था सी सेट। इसमें जीएस भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन सी सेट भी उतना अच्छा नहीं हुआ था। 2019 में सी सेट जीएस क्लियर, लेकिन सी सेट में नहीं हो पाया। उसके बाद 2020 में भी सी सेट नहीं हो पाया। तो लगातार ये जो 2 ईयर थे जहाँ पर जीएस, तो यहाँ पर जीएस नहीं निकल रहा था, सी सेट यहाँ पर निकल रहा था, किनारे पर था 2018 में। तो 2018 में सी सेट मेरा किनारे पर था, लेकिन हो गया था, लेकिन जीएस नहीं हो रहा था, तो इसलिए प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था। लेकिन इसके कारण एक दिमाग में ऐसा बैठ गया कि सी सेट को ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं है, थोड़ा पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। उसी का परिणाम क्या रहा कि 2019 में उतना सीरियस नहीं लिए, 2019 में रह गए सी सेट में। फिर थोड़ी सी तैयारी की, लेकिन उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेने के कारण 2020 में भी सी सेट में रह गए। तो लगातार 2 जो अटैम्प्ट है 19-20 का, ये सी सेट के कारण रहने के कारण मैंने 2021 में अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी तरह चेंज कर दिया। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से मैंने अपने सी सेट का स्ट्रेटेजी में क्या क्या चीज़ें अपनाई। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट एक सबक होगा माय डियर फ्रेंड्स कि मैंने 2 अटैम्प्ट जो 19-20 के जो अटैम्प्ट थे उनमें गलतियां की। फिर 2021 में मैंने थोड़े चेंजेस किए सी सेट को लेकर और अच्छे से तैयारी की। तो 2021 में मेरा सी सेट क्लियर हुआ, और सी सेट क्लियर होने के बाद प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया, और फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू, और लास्ट एंड फाइनली 104वीं रैंक हिंदी मीडियम से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सी सेट में होता क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सी सेट जो हमारा 200 मार्क्स का होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारा क्या है कि सी सेट होता है 200 मार्क्स का। 2 घंटे का हमें टाइम मिलता है। उसमें हमें क्या रहता है यहाँ पर सी सेट में कि 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 80 क्वेश्चंस। उसमें से हमें 33% पासिंग मार्क्स चाहिए यहाँ पर, 33% पासिंग मार्क्स। तो 80 क्वेश्चंस में 200 मार्क्स के हैं 80 क्वेश्चंस, मतलब एक जो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन हमारा 2.5 मार्क्स का हो गया, 2.5 मार्क्स। तो हमें अगर 33% मार्क्स लाने हैं तो इसका मतलब 66 नंबर हमें लाने हैं, और 66 मार्क्स लाने के लिए हमें 27 क्वेश्चन सही करने हैं। मतलब आउट ऑफ 80 हमें 27 क्वेश्चन हमें सही करना है। ये हमें सीधा सीधा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 33% मार्क्स लाने के लिए हमें 66 मार्क्स चाहिए 200 में से, और उसके लिए हमें 80 क्वेश्चंस में से 27 क्वेश्चंस हमें सही करने हैं काट पीट कर। तो ये सीधी सीधी एक छोटी सी गणित है। अब चलते हैं हम सबसे जो हम पहले सिलेबस देखते हैं कि एक आता है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपको पैसेज दे देते हैं। उस पर हम देखेंगे कि किस तरीके से पैसेज, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन। तो पैसेज में क्या छुपा हुआ हमारी, किस तरीके से हम छोटे छोटे पैसेज को फटाफट से, जैसे क्या होगा जब आप डीएम बनोगे तो आपके पास रिपोर्ट्स आएंगी, और उन रिपोर्ट्स को किस तरीके से पढ़ना है बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से पढ़कर उनके बारे में आपको क्या निकालना है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन कब निकाल पाओगे, जब आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने की, रीडिंग की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब हमें लगता है कि अभी सी सेट में क्यों लाया गया है, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो ये क्या है हमारा रीजनिंग का पार्ट। तो एक हमारा हो गया यहाँ पर कंप्रीहेंशन फर्स्ट। सेकंड हमारा पार्ट हो गया रीजनिंग, जिसमें हम देखेंगे रीजनिंग में क्या क्या पूछते हैं, और बेसिक न्यूमेरेसी, इसमें नंबर
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल की बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा लेवल ज़्यादा आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तीसरा हमारा मैथमेटिक्स, या इसको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बोल देते हैं। पेपर सेकंड सिविल सर्विसेज में क्वालिफाइंग पेपर है और क्वालिफाइंग फिक्स कर रखा है 33 मार्क्स, और मल्टीपल चॉइस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता है, तो वो सब हम देखेंगे। अब हम देखते हैं क्या माय डियर फ्रेंड्स, सीधा सीधा यहाँ से कि अगर हम देखें तो सी सेट के 3 पार्ट हो गए, ये हमारा सी सेट, और सी सेट का सीधा एक पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ पर हमें पैसेज देंगे, उस पैसेज में से यहाँ पर बहुत बड़ा ठीक ठाक सा एक नंबर कुछ शब्दों का पैसेज रहेगा, उसमें से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें हमें सोल्व करना है, वो आगे हम देखेंगे। सेकंड जो पार्ट हमारा रीजनिंग, इस वाले पार्ट को देखेंगे कि रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और थर्ड हो गया हमारा मैथमेटिक्स। तो 3 पार्ट हो गए। तो मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन रहेगा कि इन तीनों पार्ट्स पर हमारा बराबर फोकस होना चाहिए, बराबर, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है आज के टाइम में, क्वेश्चंस को इस तरीके से पूछते हैं कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सिंपल रहेंगे, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, तो तीनों सिंपल क्वेश्चंस को सही करके हमारे 27 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन में लगभग 25 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर भी लगभग 25 और यहाँ पर भी लगभग 25, तो 75 क्वेश्चंस यहाँ पर, और 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे, 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएंगे। इस तरीके का एक रेशियो बैलेंस बन के आता है कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथ्स में। अब चलिए, अब हम एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या तरीका अपनाना है पढ़ते समय। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट, कि यहाँ पर या तो हमें साइंस से रिलेटेड, या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या फिर इकोनॉमी, या फिर कोई ऐसा कोई भी धार्मिक या फिर कोई संवैधानिक अधिकार, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई एक पैसेज लिखा हुआ रहता है। तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि इनसे रिलेटेड पैसेज आता है। वो पैसेज हमारा कैसे सही हो सकता है, डेली न्यूज़पेपर, क्या पढ़ना है हमें, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर को बेहतर पढ़ के डेली हमें क्या करना है, अपने पैसेज की रीडिंग स्किल्स को हमें बढ़ाना, अच्छा करना है। फिर हमें पैसेज इजी लगेंगे, क्योंकि जब हमारा पहले से पढ़ा हुआ रहेगा तो पैसेज को हम अच्छे से डील कर सकते हैं। अब चलते हैं, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी का। तो यहां पर एक पैसेज दिया, तो आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, कि पैसेज में सीधा सीधा पूछेगा कि निम्नलिखित में से, पहले हमको पैसेज अच्छे से पढ़ना है। तो पैसेज पढ़ने से पहले हमें क्या तरीका अपनाना है यूपीएससी में, जो मेरा तरीका था कि पहले हमें क्या करना है, पैसेज उसको पढ़ने से पहले हमें यह देख लेना है कि निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पादन के रूप में आधारणीयता है। तो आधारणीयता यहाँ क्या है, हिंदी वर्ड। तो अब हमारा सर चकराएगा कि ये आधारणीयता का मतलब क्या है, क्योंकि यूपीएससी की जो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो इतना ज़बरदस्त होता है कि हमारा खुद का ही सर मतलब चकराने लगता है कि ये क्या है। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, कि हमें तुरंत इंग्लिश वर्ड पूछना है कि आधारणीयता का मतलब क्या होता है, अनसस्टेनेबिलिटी, और तुरंत हमें वहां से वर्ड समझना है कि अनसस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो हम समझ लेंगे, एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक होता है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो गलत है, जिसको हम धारण नहीं कर सकते। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पता ही होगा आपको कि वह इस तरीके का हमारा क्या नाम से कोई भी विकास जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा हो, उनके लिए हम रिसोर्सेज खत्म नहीं करें, ऐसा उसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमारी जनरेशन जो आने वाली है उनके लिए हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, और तो क्या होगा, उन जनरेशन को खाने को नहीं मिलेगा, उनके लिए संसाधन नहीं रहेंगे, तो इसका गलत परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। तो पैसेज में हमें क्या ध्यान रखना है, एक इंग्लिश वर्ड्स, हमें इंग्लिश वर्ड्स हिंदी अगर हमारा है तो भी हमें इंग्लिश वर्ड्स आने चाहिए अगर हमें पैसेज को बहुत अच्छे से आंसर करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखोगे, एक नज़र क्वेश्चंस की तरफ देखकर कि हाँ 3 दे रखे हैं, अब हम पढ़ेंगे इसको कि यहाँ पर जीवाश्म की ईंधन की बात कर रहा है, संसाधनों की बात कर रहा है, और पुनश्चक्रण, फिर हमें पुनश्चक्रण का पता नहीं है तो फिर देखना है कि ये रिसाइकल की बात कर रहा है। और ऐसा देखते ही हमें अब पैसेज पढ़ना है, और यहाँ पर जीवाश्म ईंधन जहाँ मिल जाए तो उसको ध्यान देना है।
संसाधनों की सीमित, जहां संसाधन दिख जाए वहां पर हमें देखना है, और पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग जैसे आ जाए तो रिसाइकलिंग को भी देखना है। तुरंत वर्ड्स को पकड़ना है। अब तुरंत वर्ड्स पकड़ में आ गए तो फिर हमें क्या है कि किनके कारण उत्पादन के रूप में अनसस्टेनेबिलिटी है, तो उनको देखकर हमें क्या कर देना, फिर यहां पर आंसर कर देना है। तो पहले इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि आपको क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन देखने के बाद आपको इंग्लिश का थोड़ा सा अगर कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो इंग्लिश को देखना है, और उसके बाद उन वर्ड्स कीवर्ड्स के आधार पर हमें उस पैसेज को निपटाना है, उस पैसेज को पढ़ना है। लास्ट एंड फाइनली क्या क्वेश्चन बोल रहा है उसके आधार पर हमें कौन सा बेटर आंसर है उसको ढूंढना है। इस तरीके का हमें कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, ध्यान रखना है इंग्लिश वर्ड्स। नेक्स्ट चलते हैं हम। एक जो पैसेज दे रखा है यहां पर अगेन, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है पूर्व धारणा। आजकल जो एक क्वेश्चन आता है पूर्व धारणा के ऊपर, मींस अजम्पशन, तो ये क्वेश्चंस क्या रहते हैं, हमारे टफ रहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है डायरेक्टली, कारण क्या है, जैसे 1 2 3, कौन से कथन सही है, 1 2 3, संदेश क्या दे रखा है बेहतर, मतलब क्या मैसेज दे रहा है पैसेज, वो पूछ सकता है। निष्कर्ष क्या है उसका पैसेज का, वो पूछ सकता है। और पूर्व धारणा क्या बनाई। पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि इस पैसेज को लिखते समय जो राइटर है, राइटर ने क्या सोच के इस पैसेज को लिखा है। कई बार जब हम आकर यहां पर देखेंगे कथन को, स्टेटमेंट्स को, तो हमें लगेगा ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। मतलब कई बार क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन के लिए ग्लोबल वार्मिंग या फिर पेड़ों का काटना ये जरूरी है, मतलब रेस्पॉन्सिबल है, मतलब पेड़ों का काटना ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक रेस्पॉन्सिबल कारण है। लेकिन अगर पैसेज में ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो हमें अब दिखने में तो सही लगेगा स्टेटमेंट कि ये तो सही है, लेकिन अगर पैसेज में ऐसा नहीं लिखा, इट मीन्स पूर्व धारणा, मतलब पहले से दो धारणा बनी हुई है लेखक की, उसने ऐसा नहीं सोचा। तो हमें जो भी आपके पैसेज में लिखा हुआ है, जो भी उसने धारणा बना रखी है, उसके आधार पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को निपटाना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। विश्व में कुछ जगहों पर चावल और गेहूं जैसे खाद्यान्नों की उत्पादकता स्थिरता की सीमा तक, मतलब स्टेबल हो गई है। उपज न तो बढ़ रही है, न तो किस्मों के कारण, न कृषि रसायन बढ़ा रहे हैं, तब भी अभी उपज नहीं बढ़ रही है। काफी जमीनें, अब ऐसी काफी जमीनें बची हुई है जिन पर ना तो खेती हुई हो, ना उन पर कृषि करना उपयुक्त हो। ऐसे वैश्विक तापमान बढ़ना जारी रहा तो कुछ स्थान कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। अब टेक्नोलॉजी इनके लिए हमें यूज करना पड़ेगा। तो कृषि प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बदल रही है। बहुत सारा यह परिवर्तन पश्चिमी जगत अमेरिका के संपन्न किसानों द्वारा लाया जा रहा है। पश्चिम में विकसित तकनीकें कुछ स्थानों पर जो ट्रॉपिकल, जो उष्णकटिबंधीय है, वहां पर इनको क्या कर रहे हैं, अधिक उत्पादन के लिए अपनाई जा रही है। प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं अगर वह लागू नहीं, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उसको यूज नहीं करे तो कोई मतलब नहीं है। विकासशील विश्व में यह वर्तमान कृषि तकनीक उतना ही लागू है जितना, अब लागू तो है, फिक्स है। अब यहां पर जब स्टेटमेंट देखेंगे कि कृषि प्रौद्योगिकी का विकास केवल विकसित देशों तक सीमित है, फर्स्ट, तो ऐसा भी नहीं है कि केवल विकसित देश, यहां पर हमारे जो विकासशील देश है वो भी तो तकनीकी लागू कर रहे हैं, वहां पर भी तो विकसित हो रही है, लेकिन सीमित मात्रा में। यहां पर वो बोलेंगे कि बहुत कम मात्रा में, केवल आनुवंशिक रूपांतरण, मतलब जेनेटिक ट्रांसफर, जीएम क्रॉप के रूप में हमारी आई है। कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई तो गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कौन सा पूर्व धारणा वैध है, जबकि दोनों गलत है, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, अब आज की श्रेष्ठ कृषि प्रणालियों में अफ्रीका, एशिया में कम जोत वाले, निर्वाह के लिए कृषि करने वाले कष्टों तक, ऐसे सरल मामलों को भी कितना और कम उर्वरक उपयुक्त करना चाहिए, पहुंचाए, मतलब इन टेक्नोलॉजी को अफ्रीका, एशिया में भी पहुंचाया जाना चाहिए, इसलिए मानवता के लिए खाद्य उपलब्धता अच्छे से हो सके। इसी तरीके से बेहतर सड़कें, भंडारण सुविधा भी बढ़ेगी, उससे भी खाद्यान्न, माल ढुलाई, जो भंडारण है, स्टोरेज जहां होता है वहां तक पहुंचेंगे, और इससे खाद्यान्न की बर्बादी रुकेगी, ये कहना चाह रहा है। अब देखो, गरीब देशों में अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की बिल्कुल जरूरी है। यहां पर बोला भी गया कि गरीब देशों जो है अफ्रीका और एशिया, उनमें कृषि तकनीकों में चेंज लाना जरूरी है। विकसित देशों के पास बेहतर आधारिक संरचना है और वे खाद्यान्न की कम बर्बादी करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बिल्कुल नहीं कहा गया कि
क्या नाम से कहीं पर बात हुई है विकसित देशों की यहाँ पर आधारिक संरचना को लेकर बात ही नहीं हुई, केवल भंडारण सुविधाओं की बात हुई है। वो ये नहीं बोल रहे कि इनके पास बेहतर है और खाद्यान्न की बर्बादी कम कर रहे हैं, ऐसा वर्ड उसने यूज ही नहीं किया, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए आंसर। उसी तरह अब पूर्व धारणा क्या बोल रहा है, भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्य उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ऊपर ही बोला है यहां पर कि स्थिरता तक पहुंच चुकी है, तो अब नई फसलें जब तक टेक्नोलॉजी को सही से यूज नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। एकदम सही है। कॉर्पोरेट कृषि गरीब देशों में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए लाभप्रद विकल्प। कॉर्पोरेट कृषि की यहां बात ही नहीं हुई माय डियर फ्रेंड्स कि कॉर्पोरेट कृषि क्या है। तो इन वर्ड्स को आपको पकड़ना है कि अगर बोल रहा है कि कॉर्पोरेट कृषि यहां पर, तब जाकर इन वर्ड्स को पकड़ना है। अगर उसने बात ही नहीं की तो हमें सीधा सीधा जितना बोला है उस हिसाब से आपको आंसर करना है। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये 2022 का पेपर था और ये सी सेट की सीरीज 1 सीरीज ए उसका क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चन नंबर यहां पर 21, 22, 23 और अब हम चलते हैं यहां पर 22, 23 और 21 डी ए ए। तो मुझे तो पहले से भी पता था, ये आंसर मैंने पहले से भी देख रखा था। तो आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको आंसर की, ये क्यों मैं बोल रहा हूं, आंसर की हमेशा आपको यूज करना है यूपीएससी की। यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की क्या निकाल रखी है अपने जीएस पेपर के लिए, अपने सी सेट के लिए, उसे ही आप जब पेपर सोल्व करोगे तो आपको यूज करना है। कोई भी कोचिंग की आंसर की आपको यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, यूपीएससी साइट पर जाना है, वहां पर आंसर की का सेक्शन मिलेगा। आंसर की सेक्शन जैसे जाओगे तो यहां पर लिखेगा 2022 का पेपर, 2021 का भी, पीछे वाले सालों का भी आपको मिलेगा। अगर पीछे वाले सालों का नहीं मिले तो आपको क्या करना है, गूगल पर टाइप करना है, गूगल पर उस साल की आंसर की के बारे में टाइप करना है और आपको इमेज में जाना है, इमेज वाले सेक्शन में, वहां पर आपको इमेज के रूप में आंसर की मिल जाएगी। तो मेरा कहना क्या है कि आपको आंसर की क्या करना है, ऑफिशियल आंसर की यूपीएससी की यूज करना है। अब हमारा कॉम्प्रिहेंशन की हमने बात की, तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं कहूंगा आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई आपको टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं है। उससे बेहतर क्या है, आपको 2013 से लेकर 2022 तक का जितना भी पेपर लगा है माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी पेपर लगे हैं और 23 का भी लग गया, तो 2013 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे यूपीएससी के सी सेट के, उसमें से आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पेपर को उठाना है और उनको लगातार बार बार आपको सोल्व करना है, बार बार आपको सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि 2013 से लेकर 2022-23 तक के जितने भी पेपर हैं उसमें कोई भी एक क्वेश्चन पेपर आपने उठा लिया पूरा 2 आवर्स का, उसको लगाओ आप पहले, ताकि आपको पता लगे कि सी सेट में आप कितने पानी में हो और कितने पानी से बाहर हो। उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए मुझे क्या करना है, जितने भी मेरे ये क्या नाम से जितने भी हमारे ये जितने भी वो है, मैं एक बार इसको मिटा देता हूं माय डियर फ्रेंड्स। दो 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी कॉम्प्रिहेंशन आए हैं उनको आप यूपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है उससे मैच कर करके सोल्व करोगे। उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रही है। गेटिंग माय पॉइंट। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है, 2013 से लेकर 2023 तक के जो भी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनको बार बार सोल्व करना है ऑफिशियल जो आंसर की है यूपीएससी की उससे। तो आपके सारे क्वेश्चंस आपको बहुत मजबूत हो जाएंगे, फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने बता दिया आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में आपको, जैसे आप हिंदी मीडियम को तो दैनिक जागरण के आपको क्या करना है, जो भी एडिटोरियल्स आते हैं उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ो। एनवायरमेंट पे आता है, इकोनॉमी पे आता है एडिटोरियल्स, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और साथ में आपको उनके साथ क्या करना है, इंग्लिश कीवर्ड्स का हमेशा ध्यान रखना है, ये भी आप लिखते रहो। इसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान लगेंगे। और फिर
यूपीएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से थोड़ा सा तेज तेज पढ़कर आंसर करने की कोशिश करो, आपकी हैबिट बन जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं, रीजनिंग। तो डियर फ्रेंड्स, रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया था, पहले मेरी रीजनिंग कमजोर थी, तो मुझे कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहा था। ऑथेंटिक सोर्स का मतलब होता है कि एक ही जगह हमें सारा रीजनिंग, जितने भी टॉपिक्स हैं यूपीएससी में, उनको हमें करना रहता है। तो रीजनिंग का आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे सीरीज वाला पोर्शन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सिटिंग अरेंजमेंट वाला हो गया, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। अल्फ़ाबेट सीरीज, ये वाला पॉइंट है। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये वाला पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद ब्लड रिलेशन, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिलोलिज्म, कि जैसे बोलता है कि कुत्ता बिल्ली है, बिल्ली ये है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, उस टाइप का आपको क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि रीजनिंग पे मैंने कैरियर विल ऐप, कैरियर विल जनरली एसएससी के लिए है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इसमें मुझे पीयूष वार्सनी सर, ये लगभग 1000 या मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि इनका कोर्स अभी कितने का होगा, लेकिन 1000 या 12 या 1100 के आसपास होगा, वो आप देख लेना। कैरियर विल ऐप पर जाने के क्या करना आपको कि इनका रीजनिंग का बैच, आप इनकी रीजनिंग अच्छे से क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट है कि इनकी रीजनिंग की बुक आती है, उस बुक को लेकर, जैसे इसमें यूपीएससी सीसेट वाला पार्ट पोर्शन है, तो पहले क्या करना आपको इसमें कि सर की क्लासेज, पहले आपको क्या करना है 2013 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चंस देखने हैं। फिर उन क्वेश्चंस को यहां पर देखना है कि क्या ये टॉपिक्स सर पढ़ाते हैं या नहीं। उसके लिए क्या करना है, पहले आप यूट्यूब पर जाओ। यूट्यूब पर पीयूष वार्सनी सर का एक चैनल है, तो मैं ये नहीं करा कि आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर लो और आप देखना कि ऐसा नहीं कि मैं कोई मतलब स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ इस चैनल को या फिर इनके यूट्यूब चैनल को या फिर इनकी क्लासेज को। भाई मैंने ज्वाइन किया था, मुझे मज़ा आया पढ़ने में। विदाउट पेन एंड पेपर सर बोलते हैं, विदाउट पेन और पेपर मैं सोल्व कराऊंगा क्वेश्चंस, तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि देखो, जैसे मैंने बोला, इसमें से बहुत सारे बच्चे तुरंत बोलेंगे कि वहाँ पर जाकर कैरियर विल ऐप का आपका नाम लिया है सर, आपका भी नाम लिया, और तुरंत ये वीडियो का थोड़ा सा पार्ट जाकर उनके चैनल पर आ सकता है कभी भी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ है। लेकिन आपके फ़ायदे के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं, ये डिसीजन आप खुद लोगे। आप यूट्यूब पर जाइए और पहले उनके जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, क्या आप उनमें कंफर्टेबल हो, क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको लगे कि यस मेरे पैसे सही जगह इन्वेस्ट होंगे, मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है, मेरा सीसेट इससे निकल सकता है, मैं रीजनिंग में इसमें कमांड कर सकता हूं, तो आप यहां पर देखने के बाद क्या करना, कैरियर विल ऐप उस पर जाइए और वहां पर पीयूष वार्सनी सर का क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है। अब करना क्या है, सर की जो भी क्लासेज होगी, क्लास नंबर 1, तो आपको क्या करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। क्लासेज के नोट्स बनाओ और नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, क्वेश्चंस को लिखो, आंसर लिखो और नोट्स बनाकर फिर बाद में उनका क्या करना है, रिवीजन। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आए तो उनकी सर की जो बुक है उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करना है। साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनको सोल्व करो कि क्या सही में सर ने जो पढ़ा है उससे मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व हो रहा है या नहीं। अगर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं हो रहे, इट मीन्स तो बेकार है भाई। अब हमने इतना रीजनिंग पढ़ा सर से, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के नहीं सोल्व हो रहे हैं तो फिर मतलब क्या रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, सर ने कोई भी एक टॉपिक पढ़ाया, मान लो क्लॉक पढ़ा दिया सर ने, तो क्लॉक वाले जितने भी क्वेश्चन आए 2013 से लेकर 2023 तक, उनको सोल्व करने की कोशिश करो। अगर हो रहे हैं तो फिर क्या है, आपका फायदा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तो मेरा एक रीजनिंग का जो पूरा पोर्शन था, सारे टॉपिक कंप्लीट जो रीजनिंग थी जो मुझे नहीं आती थी, तो यहां से मेरा क्या हो गया, इजीली कवर हो गया। तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा कि एक बार जाकर आप इसको देखना। रीजनिंग आपको बहुत बेहतर तरीके से, आपको ये जरूर याद रखना है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को कैसे ध्यान रखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जाकर उन सभी टॉपिक्स को, सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ये सभी
इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप एक लिस्ट बना लेना और उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है हमें रीजनिंग में। तो रीजनिंग वाला ये पोर्शन आपका ये सर निपटा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रीजनिंग की। कॉम्प्रिहेंशन का मैंने बताया, रीजनिंग का आपको यहां से कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये थोड़ा सा आज के टाइम में क्या है, टफ होता जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अभी सी सेट का लेवल क्या है, पहले सी सेट का लेवल ऐसे था, फिर अब ये धीरे धीरे क्या है, सी सेट का लेवल ये है टफनेस ऑफ सी सेट। और यहां पर है ईयर्स, पहले यहां पर 2014 फिर 15 ऐसे करते थे, अब 2023 और आगे पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो मैथ में क्या किया मैंने, मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है कि वही प्रीवियस ईयर के 2013 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चंस पेपर को पहले सोल्व करना है। उसके बाद हमें क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स इसमें कि आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो आप देखोगे कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ये टॉपिक हमेशा आपको आता रहेगा। फिर टाइम एंड वर्क, यहां से हमेशा क्वेश्चंस रहेंगे। फिर उसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस, यहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, वहां से क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम ऑन एज, कि बेटी की उम्र इतनी थी तो फादर की इतनी थी तो कितनी हुई, ये सभी पॉइंट। उसके बाद एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, नंबर सिस्टम, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम हो गया, और परसेंटेज। तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये सभी टॉपिक्स हैं, और टॉपिक्स आपको कैसे पता लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये पता लगेगा जब आप 2013 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करोगे और वहाँ से एक लिस्ट बनाओगे कि ये टॉपिक्स हैं मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट हैं। जब आपके पास एक बार आ गया और यहाँ से आपको पैटर्न भी पता लगेगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से टाइम एंड वर्क में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और एक बार जब आपने 5 से 6 प्रकार के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जब आपने सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया, उनके मेथड्स आपने बता लिए, तो फिर आपको क्या हो गया, इजी हो जाएगा। तो मैंने जो इसके लिए फॉलो किया वो ये फॉलो किया, यहाँ पर यूट्यूब चैनल है कैरियर डिफाइनर, तो इसमें मोहंती सर है, कौशिक मोहंती सर। तो इनकी आप पकड़ने की कोशिश करना थोड़ी सी कि ये किस तरीके से टॉपिक्स को समझाते हैं। शुरू में क्या पता आपको परेशानी आ सकती है, लेकिन इनका पढ़ाने का जो तरीका है, पहले बेसिक जो बातें हैं उनको आप अच्छे से पढ़ना। कैरियर डिफाइनर, इनको अच्छे से आप एक बार जाना। जैसे टाइम एंड वर्क है तो सर ने बेसिक रूप में क्या पढ़ा रखा, टाइम एंड वर्क, वहाँ से समझने की कोशिश करना। तो आपका जब बेसिक क्लियर हो जाएगा मैथमेटिक्स में, तो फिर आपका यूपीएससी वाला जो पार्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो मैंने फिर बताया आपको कि 2018, 2019, 2020 और 2021, तो यहाँ पर मैंने सी सेट पढ़ा ही नहीं था, लेकिन पेपर सिंपल था, डेटा इंटरप्रिटेशन ये आता था, तो यहाँ सी सेट निकल गया था माय डियर फ्रेंड्स। 2019 में सी सेट नहीं हुआ था, 2020 में सी सेट नहीं हुआ था। इसका बड़ा रीजन था प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की, सीरियस नहीं लिए, जीएस पर ही फोकस करते रहे कि अरे सी सेट तो निकल जाएगा यार, क्वालिफाइंग ही है, 33% ही मार्क्स है। तो आप अगर इसको सीरियस नहीं लोगे माय डियर फ्रेंड्स, अगर सी सेट को हम सीरियस नहीं लेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर हम इसे सीरियस नहीं लेंगे तो इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, और नुकसान ये होगा कि जीएस में आपके अच्छे मार्क्स आते होंगे, अगर सी सेट आप क्वालिफाइंग है, वो अगर आपका क्वालिफाइंग नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, सी सेट में फेल हो गए, तो आपका क्या होगा, पूरे 1 साल का नुकसान होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अननेसेसरी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के वो सब लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को बार बार सोल्व करो। इसके लिए बहुत ईजी है माय डियर फ्रेंड्स
हिंदी वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा सतर्क रहें, जो स्पेशली बैकग्राउंड कौन सा उनका, बायोलॉजी बैकग्राउंड, तो उस आधार पर उनको क्या करना है, थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो ये थोड़ी सी हमने बात की आज सी सेट की। तो पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, 2013 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर आपको एक पेपर लेना है और उसको 2 घंटे तक देना है, और उसके बाद आप कितने पानी में हो, यहाँ पर पानी से बाहर हो या पानी के अंदर डूब गए हो, ये आपको डिसाइड करना है किससे, पेपर 2 घंटे का देकर। तीसरा आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा आपको देखना है कि 2013 से लेकर 2023 तक के आपको पेपर जब दिए तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन उनको अलग से सोल्व करना है। उसके बाद आपको रीजनिंग के टॉपिक्स आपको एनलिस्ट करने के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सी सेट मतलब मैथ्स के टॉपिक, इनको भी एनलिस्ट करना आपको सीधा। और उसके बाद मैंने बता दिया कि कॉम्प्रिहेंशन में आपको सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सोल्व करना है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, साथ में कैरियर विल ऐप का जो पीयूष वार्सनी सर है उनकी कोचिंग, मतलब उनके नोट्स आप हाथ से लिखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप हाथ से उनके नोट्स नहीं लिखोगे कोई मतलब नहीं रहेगा, और उनकी बुक से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। और मैथ में मैंने बताया कौशिक मोहंती सर, उनके पहले आप टॉपिक एनलिस्ट कर लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, फिर वहाँ पर इनके सर के चैनल पर जाना और फिर वहाँ पर उनसे सोल्व करने की कोशिश करना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो ऐसे करके आपको सी सेट में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ईजी होगा। और मैंने यही ट्रिक अपनाई और यूपीएससी में मेरा सी सेट क्लियर हो गया। इवन तो मेरे मार्क्स लगभग 72 के आसपास आए, लेकिन मेरा मतलब क्लियर हो गया, क्योंकि उस साल भी पेपर तो टफ था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने सी सेट को बचाना है माय डियर फ्रेंड्स, और आपको क्या करना है, सी सेट को क्वालिफाई करना है। तो मेरी तरफ से आप सभी को माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा स्ट्रेटेजी था जो मैंने आपको बताया। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। एंड आगामी जो भी एग्जाम है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक डियर फ्रेंड्स। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप किसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखे हो, वहाँ पर अगर इस लिंक को शेयर कर सको तो शेयर कर देना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके माय डियर फ्रेंड्स। मेरा जो इंस्टा आईडी भी है वो है प्रहलाद_IAS, और टेलीग्राम चैनल जब आप जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेशली अबाउट वाला जो सेक्शन है यूट्यूब पर, उसमें मेरा पूरा दे रखा है। तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भी है और इंस्टाग्राम का भी लिंक है। तो मैं कहूँगा जिसमें आप कंफर्टेबल रहो, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर टेलीग्राम पर मैंने क्या कर रखा, अपना जो भी PDF है, जितनी भी, जैसे NCERT है, NCERT उसकी PDF वहाँ पर मैंने अपलोड कर रखी है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल की अपलोड कर रखी है, और किस तरीके की जो भी नए वीडियोज आते हैं उनको सबको मैंने वहाँ पर डाल रखा है। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो आप दिखाइए, सर्कुलेट करिए, ताकि उनका भी फायदा हो। तो सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को और जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है उन सभी को मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। अगेन मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।